हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने मेवाड़ का राजवंश स्टार्ट किया था। मेवाड़ का राजवंश, उसकी पृष्ठभूमि, इतिहास की पृष्ठभूमि हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम उसके जो सारे राजवंश के राजा आए हैं उनके से रिलेटेड अब हम उनकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ेंगे। बप्पा रावल से लगाकर जो रावल शाखा तक हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिर आगे राणा जो शाखा रही, राणा और महाराणा शाखा, उसके अंदर हम फिर आगे पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से, और मेरे हैंड रिटन नोट्स, इसका प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसकी आप मेरे को जानकारी या फिर इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। चलिए पढ़ रहे हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल या फिर हम इसको कह सकते हैं काल भोज, ये हारित ऋषि की गाय चराया करते थे आबू के वहाँ पे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और ये इनको हारित ऋषि को भील मार न दे, इसलिए इनको रावल की उपाधि मिली हुई थी इसके हारित ऋषि के द्वारा। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। हारित ऋषि के जो पिताजी थे, अपने बप्पा रावल के पिताजी थे, यानी कि महेंद्र सेकंड, उन्होंने भीलों पर कर लगा दिए थे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और भीलों के द्वारा जो कर लगाया था, इस वजह से उन महेंद्र सेकंड की भीलों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो जब बप्पा रावल बड़े हुए तो उन्होंने इन भीलों पर जो कर लगा रखा था इनके पिताजी के द्वारा, जो राजा थे, तो इन्होंने वो कर हटा दिया, जिससे कि भील खुश हो गए और भीलों ने बप्पा यानी पिता के समान उपाधि दी। तो ये बप्पा उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये आपको याद रखना है। रावल उपाधि किसके द्वारा दी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। रावल उपाधि हारित ऋषि के द्वारा दी गई, जबकि बप्पा भीलों के द्वारा दी गई, क्योंकि भीलों पर इनके पिताजी ने कर लगा रखा था। उस कर को समाप्त करने के लिए या फिर समाप्त कर दिया, इस वजह से बप्पा यानी पिता के समान ये इनको उपाधि दी गई थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बप्पा रावल के बारे में देखिए। इनके पिताजी का नाम महेंद्र सेकंड, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा नागादित्य नाम है इनका। इनके द्वारा जो राजधानी थी वो नागदा रखी गई। और ये राम की संतान मानते थे, जैसे रघुवंशी और सूर्यवंशी हैं उस तरीके से। और इनके गुरु हारित ऋषि, और ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हैं। पाशुपत जो है वो शैव संप्रदाय से संबंधित है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। ये शैव धर्म या फिर शैव संप्रदाय, जिसका भी वर्तमान में एकलिंगनाथ जो कैलाशपुरी के अंदर हैं उदयपुर में, तो एकलिंगनाथ जो मंदिर है एकलिंग जी का, वो इनके ध्वज के अंदर मैंने आपको पहले ही बता रखा है सूर्यवंशी। और इसमें सूर्यवंशी जो है वो सिक्कों पर भी उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, राणा रायमल का जो अभिलेख है, उसने एक अभिलेख लिखवाया जिसमें भी सूर्यवंशी का उल्लेख मिलता है। पाशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक दंडधारी लकुलिस इस तरीके से कहलाते हैं, आपको याद रखना है। रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया है। ऐसी कौन सी प्रशस्ति हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया है, तो आपको उत्तर देना है रणकपुर प्रशस्ति। अब आगे देखिए, यह है प्रथम मेवाड़ी शासक था। कौन? काल भोज या बप्पा रावल, जिन्होंने 1734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना है। तथा राजधानी को अभी तक नागदा ही रहने दिया था, यानी कि नागदा ही रखा, चित्तौड़ राजधानी नहीं लेके गए थे। इनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर जो कैलाशपुरी के अंदर हैं उदयपुर में, ये उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। सास बहु मंदिर, ये भी नागदा के अंदर है, ये भी उन्हीं के द्वारा। जो एकलिंगनाथ मंदिर हैं वो शैव संप्रदाय से संबंधित हैं, जो कि मेवाड़ के कुल देवता हैं। मेवाड़ जो राजवंश रहा है उनके कुल देवता किसको माना गया है? एकलिंगनाथ जी को माना गया है। मेवाड़ी राजा अपने आप को यहाँ के दीवान मानते हैं। इस तरीके से जब भी कोई राजा
या फिर जब भी कोई मेवाड़ी राजा अपनी रियासत को छोड़कर बाहर जाते हैं किसी कारणवश किसी काम से, तो वो यहाँ से आंसका लेते हैं। आंसका मतलब कुछ अनुमति लेना, तो जो अनुमति लेते हैं तो उसको बोलते हैं आंसका। चलिए, इनके द्वारा सिक्के चलवाए गए थे जो सोने और तांबे का मिश्रण था। सोने में 115 ग्रेड इस तरीके से था, ग्रेड का था, और तांबा इसके अंदर मिक्स था। तो ये सिक्के चलवाने का जो प्रथम ऐसा कोई मेवाड़ी राजा जिसके द्वारा सोने के या फिर सिक्के चलवाए गए थे, सोने के सिक्के चलवाए गए थे या फिर सिक्के चलवाए गए थे। सोने के सिक्के का मतलब यहाँ पे हो गया सोना और तांबा का मिश्रण का सिक्का चलवाया गया। तो ये था आपका बप्पा रावल। इस सिक्के पर जो उल्लेख मिलता है वो आप कामधेनु, नंदी, बछड़ा और इस तरीके से भी उसके ऊपर उल्लेख मिलता है। शैव यानी पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हैं, और पाशुपत का मतलब यहाँ पे दंडधारी पुरुष से संबंधित हैं, जिसमें त्रिशूल, चमर और सूर्य का भी उल्लेख मिलता है। अब आपको मैं बताता हूँ साम्राज्य। इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। ये मध्य एशिया तक इनका साम्राज्य था, और खुरासान में इनकी समाधि है, ये भी आपको याद रखना है। ईरान, इराक तक इनका साम्राज्य था। पाकिस्तान में जो अभी रावलपिंडी शहर बना हुआ है वो रावलपिंडी शहर इन्हीं के नाम से अभी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनकी बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी उस समय, 12,72,000 इनकी सेना हुआ करती थी। ये इतने मतलब हष्टपुष्ट और शक्तिशाली, शरीर से भी काफ़ी ज़्यादा हष्टपुष्ट थे। तो इनको ऐसा कहा गया कि इनके जो 16 हाथ का दुपट्टा इनके हुआ करता था, 32 हाथ की धोती पहनते थे, और 32 मन की तलवार से ये कोई भी कार्य करते थे, मतलब युद्ध करने का काम, या फिर वो अपने साथ 32 मन की तलवार लेकर चलते थे। एक मन का मतलब होता है 40 किलो। तो अब आप कैलकुलेट कर दीजिए कितने वजनदार तलवार को ये लेकर चलते थे। 4 बकरे नाश्ते में लिया करते थे। इतना बड़ा भारी भरकम शरीर, जो 4 बकरे नाश्ते में खाने वाला, अगर वो खाना खाएगा तब क्या करेगा। तो इस तरीके से आपके दिमाग में आना चाहिए, इतने बड़े शक्तिशाली शरीर के ये कालभोज बप्पा रावल थे। अब आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ, इनसे तुलना किससे की गई है। देखिए आप, सीवी वेद के द्वारा चार्ल्स मार्टिन से इनकी तुलना की गई है। इस तरह से आपको याद रखना है। इनकी समाधि जो है नागदा में रखी गई है, बनी हुई है। जैसे बप्पा रावल की अगर आपसे पूछा जाए कि समाधि कहाँ पे है, तो नागदा के अंदर है। मेवाड़ राजवंश की जो राजधानियाँ रही हैं उसका क्रम क्या है वो आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले नागदा थी जो भी बनना पड़ी, फिर उसके बाद आहड़ आ गई, आहड़ से चित्तौड़गढ़ चली गई, चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा गई, गोगुंदा से फिर कुंभलगढ़ आ गई, कुंभलगढ़ से चावंड, चावंड से वापस चित्तौड़, और अभी वर्तमान में जब लास्ट जो रही थी वो राजधानी उदयपुर रही थी। इस तरीके से आपको याद रखना। अब हम नेक्स्ट जो राजा हैं अल्लट या फिर आलू रावल, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनको शक, हूण और कुषाण इस टाइम पे ये विदेशी यहाँ पे आक्रमणकारी या फिर विदेशों में इस तरीके से शासन करने वाले थे, और इनको हम ऐसा मानते हैं कि ये 10वीं शताब्दी के अंदर इनके भर्तृहरि सेकंड के पुत्र थे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इन्होंने राजधानी जो है वो आहड़ या उदयपुर को बनाया था, और ये राजधानी बनाने के पीछे कारण है क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र था आहड़। तो इस तरीके से भी। फिर हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ इनका विवाह रहा था, और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह अगर है तो वो है आपका हूण राजकुमारी हरिया देवी से, जो कि अल्लट या फिर आलू रावल के साथ हुआ था। इनके द्वारा जगत के जो उदयपुर के अंदर जगत गांव, वहाँ पे अंबिका माता का मंदिर बनवाया गया था, जिसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहते हैं, जो बाड़मेर के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे रण सिंह। रण सिंह के 2 पुत्र थे, और उन दोनों पुत्रों के अनुसार ही 2 शाखाओं में ये आपके गोहिल वंश या फिर सिसोदिया राजवंश 2 शाखाओं में बट गया था। इस तरीके से
तो एक पुत्र रण सिंह के जो थे उनका नाम था क्षेम सिंह, दूसरा था राहब। क्षेम सिंह से रावल शाखा चली और राहब के द्वारा सिसोदा गांव में रहने के कारण इनको सिसोदिया शाखा के नाम से जाना जाता है। तो राहब और क्षेम सिंह ये किसके पुत्र थे आपको याद रखना है, रण सिंह के। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्षेम सिंह जिनसे रावल शाखा रही है उनके पुत्र दो थे, जिसका नाम एक था सामंत सिंह जिसको समर सिंह भी कहते हैं, दूसरा कुमार सिंह। कुमार सिंह ने राजधानी आहड़ वापस लेके आने का कार्य किया था, क्योंकि इसके टाइम में इनके भाई जो हैं सामंत सिंह वो राजधानी बड़ौदा लेके चले गए। तो बड़ौदा गुजरात के अंदर है, क्योंकि झालोर पर कीर्तिपाल का जो के ऊपर आक्रमण करने के बाद इन्होंने राजधानी जो है बड़ौदा लेके चले गए 1192 ईस्वी के अंदर। इस तरीके से याद रखना है। यही सामंत सिंह या फिर समर सिंह जो पृथ्वीराज थर्ड के पक्ष में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेवाड़ से ऐसा कौन सा राजा था जो पृथ्वीराज थर्ड जो अजमेर के शासक थे, जिन्होंने गोरी के साथ मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया था, पृथ्वीराज थर्ड तराइन का द्वितीय युद्ध। तो उसमें कौन से मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने साथ दिया था और वो वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो सामंत सिंह या फिर समर सिंह। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। आगे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह का शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक रहा था। उस समय दिल्ली पर इल्तुतमिश शासन कर रहे थे। तो राजधानी इनके द्वारा जेत्र सिंह के द्वारा चित्रकूट या फिर चित्तौड़गढ़ रखी गई, जो ही चित्तौड़गढ़ वापस लाने का इस तरीके से माना जाता है। भूताला का युद्ध हुआ था इसमें 1222 से 1227 ईस्वी के अंदर। भूताला का जो युद्ध रहा है वो जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में रहा था, जिसमें जेत्र सिंह विजय हो गए थे और नागदा में उन्होंने आग लगा दी थी। इस तरीके से किसने, ये भी आपको याद रखना है, आग लगाने का जो कार्य है वो इल्तुतमिश ने किया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जेत्र सिंह के समय राजधानी चित्रकूट यानी चित्तौड़गढ़ थी। इनके समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था और इल्तुतमिश का आक्रमण नागदा में हुआ था और युद्ध भूतला का युद्ध हुआ था। इस तरीके से आप लोग जैत्र चित्र इत्र भूत इस तरीके से लिख कर याद रख सकते हैं। जब इनका शासनकाल 1253 से 1213 से लेकर 1253 तक हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके बीच में 1248 में नासिरुद्दीन जो मोहम्मद था उसका आक्रमण भी हुआ था, जिसमें इसको नासिरुद्दीन को भी हराया था, क्योंकि इन्होंने इल्तुतमिश को भी हराया और इन्होंने नासिरुद्दीन को भी हराया था। इनके सेनापति बालक और मदन थे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। मेवाड़ मध्यकालीन जो समय उसका स्वर्णकाल बताया जाता है, इनके समय में ऐसा डॉक्टर आपके दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इनको रणरसिक बताया है, रणरसिक। डॉक्टर दशरथ शर्मा के मध्यकालीन मेवाड़ में सबसे अगर बलवान अगर शासक कोई है तो वो आपके जो शासक हैं वो जेत्र सिंह हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे आगे रावल तेज सिंह। ये जेत्र सिंह के पुत्र थे। इन्होंने शासन कार्य 1253 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक किया था। 20 साल तक लगभग इन्होंने शासन किया था। इनके समय चित्रकला की अच्छी शुरुआत मानी जाती हैं, या फिर ऐसा कहते हैं कि चित्रकला जो चितेरे थे, जो चित्र बनाते थे, वो चित्रकला इनके समय शुरू हुई थी। एक चित्रकार थे जिनका नाम था कमल चंद्र। उस कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण नामक चित्र बनाया था। ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। ये चित्र किसने बनाया? कमल चंद ने बनाया। किसके समय बनाया? तेज सिंह के समय बनाया। उसका शासन कार्य कब था? 1253 से 1273 ईस्वी तक। तो ये सारी इस तरीके से जानकारी आपको याद रखनी है। इनके जो उपाधि थी वो आपको याद रखनी है। उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये एक बहुत बड़ी उपाधि इनके समय इनको थी। परम भट्टारक परमेश्वर, ये भी इनकी उपाधि थी। 1253-54 के अंदर बलबन का आक्रमण हुआ था, जिसमें तेज सिंह विजय हुए थे और
जालोर पर आक्रमण व उसके ऊपर भी अधिकार किया था। उस समय चाचिक देव वहाँ के राजा थे और चाचिक देव की पुत्री रूपा देवी से उनके साथ विवाह हुआ था। ये भी आपको रावल तेज सिंह के बारे में आपको जानकारी रखनी है याद। अब हम पढ़ेंगे रावल समर सिंह। रावल समर सिंह के समय जो कार्यकाल रहा था 1273 ईस्वी से लगाकर 1301 ईस्वी तक, ये तेज सिंह के पुत्र थे। इनके समय ऐसा माना जाता है कि ये गुजरात का उद्धारक कहलाते हैं, तुर्कों का संहारक कहते हैं इनको, शत्रुओं की शक्ति का संहारक इनको कहते हैं। इनके समय काफ़ी अच्छे दरबारी कवि और इनके शिल्पी काफ़ी अच्छे रहे थे। ये भी इनकी आपको एक अच्छी इम्पोर्टेंट जानकारी रखनी है याद। दरबारी कवियों के अंदर शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, भाव शंकर, फिर वेद शर्मा, ये उस समय दरबारी कवि थे। और शिल्पियों के अंदर केल सिंह, कल्याण सिंह, कर्म सिंह और पद्म सिंह, ये इसके समय आपके शिल्पी रहे थे। ये इस तरीके से आपको समर सिंह के बारे में याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे रावल शाखा के अंतिम जो राजा शासक रहे हैं रावल रतन सिंह, क्योंकि रतन सिंह के समय ही प्रथम शाखा हुआ था और रावल शाखा वहीं से समाप्त हो गई थी और चित्तौड़गढ़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो गया था। तो ये सारी आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। अभी देखिए, ये समर सिंह के पुत्र थे और इनकी रानी जिसका नाम था पद्मिनी, जो कि श्रीलंका के सिंहल देश की राजकुमारी हुआ करती थी। और इनके जो रानी थी पद्मिनी, उसके पिताजी का नाम गंधर्व सेन और ये रानी चंपावती की पुत्री थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। ये इनके साथ एक तोता आया था, हीरामन तोता, जो कि नकल करता था। जैसे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं अपन, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर वो हीरामन तोता होता तो वो मेरी की भाषा हम सेम टू सेम बोल लेता। यानी हीरामन तोता जो किसी की भी भाषा बोल सकता है। गोरा और बादल, ये यहाँ पे इनके सेनापति हुआ करते थे। ये चाचा और भतीजा थे आपस में। देखिए, पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था 1540 ईस्वी में, लगभग 240 साल बाद लिखा गया था, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि ये जो रानी थी पद्मिनी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो ये इनका एक राघव चेतन नामक एक बंदा था, जो कि पंडित था, जो इसमें था आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। वो नाराज़ होकर ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने ऐसा बोला कि जो रानी जो है वो अगर आपको रखनी है तो पद्मिनी को रखिए, रानी पद्मिनी को बनाइए, क्योंकि वो विश्व की सबसे सुंदर महिला हैं। तो इसके चक्कर में फिर इन्होंने उस रानी को हड़पने के लिए या फिर उसको अपनी रानी बनाने के चक्कर में चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में लेने के कारण इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। यानी कि मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। उसके कारण अलग अलग तरीके से रहे हैं, जैसे साम्राज्य का विस्तार करना, सामरिक महत्व रखना, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, ये सारी की सारी जानकारी इस तरह से मिलती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी के अंदर। याद रखना है, 26 अगस्त 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण रहा था। उस समय रावल रतन सिंह उस समय शासन कर रहे थे। तो केसरिया जो रहा है वो रावल रतन सिंह, गोरा और बादल के द्वारा केसरिया किया गया और रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया था। ये राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर माना जाता है। इसके अंदर 1500 से अधिक रानियों का द्वारा जौहर किया गया था। और अमीर खुसरो के द्वारा एक ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह, उसके अंदर चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तित करके खिजराबाद रख दिया गया। और जालोर के मालदेव मुछाला जिनको यहाँ का शासक या प्रबंधन सौंप दिया था। तो मेवाड़ के अंतिम रावल शाखा के शासक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कहें रावल रतन सिंह। इनके भाई थे रावल रतन सिंह के, जिनका नाम था कुंभकर्ण, जिन्होंने नेपाल के अंदर रावल शाखा की शुरुआत की थी, रावल शाखा प्रारंभ की थी। अब आगे इनके जो सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह जी थे, वो अपने 7 पुत्रों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे इसी युद्ध के अंदर, जहां 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था।
रावल रतन सिंह के बाद जो इनके भाई सिसोदा गांव के थे लक्ष्मण सिंह जी, उनके 7 पुत्रों में से एक पुत्र थे अरी सिंह जी, और अरी सिंह के जो पुत्र थे हमीर सिंह, उस हमीर सिंह को नेक्स्ट राजा बनाया और 1326 ईस्वी के अंदर वो राजा बने। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के ऊपर वापस अपना अधिकार स्थापित किया था। तो इस तरीके से अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो राणा हमीर। अब वो हमीर सिंह जो था सिसोदा गांव के, उन्होंने रावल की उपाधि को वहाँ से रावल उपाधि लास्ट रही थी आपके रावल रतन सिंह तक, लेकिन सिसोदा गांव के सरदार होने के साथ इनका जो सिसोदिया सरदार कहलाए और इनकी उपाधि जो थी वो राणा जो थी वो इनकी उपाधि रही थी। बाद में इनको महाराणा के अंदर वो कन्वर्ट हो गई थी। तो इस तरीके से आपको याद रखेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। अगर आपको इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो टाइम पे आपके पास पहुंचते रहें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको कहाँ पे कोई डाउट है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।